नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, छठ पूजा, दीपावली और पूर्णिमा स्नान की वजह से मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था। इन सभी त्योहारों को निपट जाने के बाद अब पुनः मैं आप सभी से जुड़ रहा हूं और आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि अब निरंतर वीडियो जारी रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ठेकेदार और हमेशा भारत द्रोहियों के साथ खड़े रहने वाले कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू खानदान के सबसे बड़े चाटुकार कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल अब मोदी विरोध में पूरी तरह से पागल हो गए हैं, हताश और निराश हो गए हैं। ऐसे 2014 के बाद से इस देश में वो तमाम लोग जो कांग्रेस के पाले हुए दलाल थे, चाहे वो टीवी मीडिया में थे, न्यायपालिका में थे, अदालतों में थे या किसी भी क्षेत्र में थे, उस सब के सब मोदी सरकार के आने के बाद से निरंतर पागलों की स्थिति में जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं। जिसमें से एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से मोदी विरोध में पागल हो गए हैं। उसी तरीके से ये दूसरा न्यायिक क्षेत्र में है, अदालतों का ठेकेदार है सबसे बड़ा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इन जैसे दलालों को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी कि इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट सबसे हम ऊपर है, सबसे सर्वोपरि है, इस देश में वही होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन शायद अब इन सबको अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगा है, इन सबको समझ में आ गया है कि अब इनकी नहीं चलेगी। जिस तरीके से इनके सामने पहले सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक दिखती थी, अब शायद उसमें उस स्थिति में बदलाव होने लगा है और जिससे अब ये हताश और निराश हो गए हैं। मोदी विरोध में तो इस बहुत दिनों से ही पागल है, 2014 के बाद से ही पागल है। उसी कड़ी में कपिल सिब्बल जी का एक आर्टिकल छपा है, एक लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिनके लेख को पढ़ने के बाद आप स्पष्ट तौर पे संतुष्ट हो जाएंगे कि अब बिल्कुल कपिल सिब्बल मोदी विरोध में पागल हो चुके हैं। अब इनको कहीं से किसी तरह का कोई आशा नहीं दिख रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि इन लोगों की दोबारा से स्थिति मजबूत होगी। पहले समझते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है उस लेख में, फिर कुछ जो सवाल है वो अपने वीडियो के माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा और आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप इस पे विचार जरूर कीजिएगा कि ये लोग इस देश के लिए, इस समाज के लिए कितने खतरनाक है, किस तरीके का ये लोग साजिश करता है। इनके द्वारा लिखे गए लेख में यह लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संवैधानिक तंत्र के खराब होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। यानी कि यह इंदिरा गांधी के उस आपातकाल, उस इमरजेंसी को एक तरह से सही ठहरा रहा है जो उन्होंने लगाया था। यह कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र खराब हो गया था, इसलिए इंदिरा गांधी ने लगाया था। जबकि सभी को पता है कि इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाया था। इंदिरा गांधी पूरी तरह से डर गई थी, उनको पता था कि उनकी सत्ता जाने वाली है और अपना सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, ना कि किसी तरह के कोई संवैधानिक संकट था इस देश पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को और 21 मार्च 1977 के बीच मौलिक अधिकारों के निलंबन के साथ देश के कई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 और 226 के तहत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके। मेरे अनुसार इस अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, इसके बजाय अदालतें सुनवाई पर थी। अब कपिल सिब्बल से पूछा जाना चाहिए कि 1975, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी काल में इस देश के कौन से ऐसे नेता था जो जेल में नहीं था, कौन से ऐसे विरोधी दल का व्यक्ति था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का था, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया या इंदिरा गांधी का विरोध किया, वो जेल से बाहर था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। जितने भी लोग बाहर थे वो सब के सब या तो कांग्रेसी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का दलाल थे, उनके पिछलग्गू थे, वही सब बाहर थे। जिसने भी उसका विरोध किया कोई भी बाहर नहीं था। तो 2 साल तक जो सब जेल में थे वो सब किस वजह से जेल में थे, जब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था तो क्या कारण था। और जब जहां तक ये बात कर रहे हैं अदालतों की कि अदालतें सुनवाई पर थी, तो फिर उस 2 साल के दौरान कितने लोगों को उन्होंने जमानत दिया,
किसी को नहीं, सभी को जमानत इमरजेंसी के बाद ही मिला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश कर दिया। एकमात्र सहमति जताने वाले न्यायमूर्ति HR खन्ना आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन सभी के लिए जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, प्रकाश स्तंभ बन गए, क्योंकि वो स्वतंत्रता और हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े हुए थे। उन्हें पदच्युत कर दिया गया। न्यायमूर्ति MH बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आज हम देख रहे हैं कि वह एक अघोषित आपातकाल है, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना कानून परिवर्तन और मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। 1975 के तहत आरोपियों पर नहीं बल्कि अदालतों में मुकदमा चल रहा है। हम अविश्वास से देख रहे हैं कि किस तरह संस्थागत स्वतंत्रता को खतरे में डाला जा रहा है। जो नागरिक इस सरकार की नीतियों और आदेशों का विरोध करना चुनते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जेल नहीं, जमानत कुछ संवेदनशील मामलों में आदर्श बन गया है, जहां व्यक्तियों, सरकार और उनकी नीतियों के आलोचक, इसमें पत्रकार, छात्रविद, शिक्षाविद और जमीनी स्तर पर काम करने वाले और वंचितों और हाशियों पर रहने वाले लोगों के हितों का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं। यानी कि कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से जितने भी लोग सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, चाहे वो शिक्षाविद हो, छात्र हो या सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ लोग हो, उन सबको सब के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। दरअसल इनको दर्द इस बात के लिए हो रहा है कि जो CAA के नाम पे, जो NRC के नाम पे, जो किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी, जिहादी, जो शरजील इमाम जैसे लोग थे, जिनको अदालत जमानत नहीं मिल पा रहा है, उनका दर्द इनके सीने से स्पष्ट झलक रहा है। लेकिन ये वही कपिल सिब्बल है जब ये कहते हैं कि सरकार को निशाना बनाने के लिए जेल भेजा जाता है। इनको उस समय यह दिखाई नहीं देता जब किसी मनीष कश्यप के ऊपर बिहार में सिर्फ सरकार से सवाल पूछने के लिए, एक नेता से सवाल पूछने के लिए उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, राष्ट्रद्रोह का कानून मुकदमा कर दिया जाता है। और यही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उस व्यक्ति के जमानत का विरोध करता है। यह कपिल सिब्बल कहता है कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, यह नेता है क्योंकि चुनाव लड़ चुका है, जबकि यह ऐसे दलाल है जो बरसों से इस देश का मंत्री रहा है, इस देश में कई बार चुनाव लड़ा है, अभी भी राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन यह वकील है, यह सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा ठेकेदार है। लेकिन कोई मनीष कश्यप इसलिए पत्रकार नहीं है क्योंकि वो चुनाव लड़ चुका है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये न्यायाधीश है। हालांकि यह बहुत चिंता की बात है कि लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रखने के लिए कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। एक न्यायाधीश किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए साक्ष्य संबंधित बयानों को स्वीकार करने और इसका उपयोग आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कैसे उचित ठहरा सकता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अदालत दोषी ठहराता है तो किस आधार पर ठहराता है? जांच और तथ्यों के आधार पे। वो जांच तो पुलिस ही करता है ना भाई। अब पुलिस के जांच के आधार पे अगर अदालतों में बैठने वाले न्यायाधीश अगर दोषी को दोषी नहीं ठहराएगा तो क्या कपिल सिब्बलों की रिपोर्टों पे ठहराएगा? यानी कपिल सिब्बल कह रहा है कि आप पुलिस की जांचों को मत मानिए, हम जो कह रहे हैं अदालत में हमारे बात को मानिए। पुलिस चाहे कुछ भी कह रहा हो उससे मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए और हमारे कथन के अनुसार आप यह तय कीजिए कि वह दोषी है कि निर्दोष है। यही कपिल सिब्बल है जो तीस्ता शीतलवार को मोबाइल फोन पे जमानत दिलवा देता था। तब इसने कभी नहीं आलोचना किया न्यायाधीशों का कि न्यायाधीश बिना सुनवाई किए मोबाइल फोन पे कैसे किसी को जमानत दे सकता है। यही कपिल सिब्बल है जो लालू प्रसाद यादव जिसने बिहार को गर्त में डुबा दिया, पूरे बिहार को लूट लिया, 5-5 मामलों में सजा याफ्ता अपराधी है, उसको अपने तर्कों के आधार से जमानत पे मौज करवा रहा है। वो राजनीतिक रैलियां कर रहा है, राजनीतिक बैठकें कर रहा है। तब ये जब न्यायाधीशों का आलोचना नहीं करते, न्यायाधीशों को नहीं कहते हैं कि कोई सजा याफ्ता अपराधी 5-5 मामलों में सजा याफ्ता अपराधी इस तरह से स्वतंत्र रूप से राजनीतिक कार्यक्रमों में कैसे शामिल हो सकता है, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हो कि वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर कोई आम आदमी होता जिसके ऊपर 5-5 मामलों में मुकदमा होता, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी ठहरा दिया होता, क्या वह बाहर ऐश कर रहा होता? क्या वो राजनीतिक
कार्यक्रमों में शामिल हो पाता, लेकिन नहीं, वो लालू प्रसाद यादव है और सबसे बड़ी बात है कि उसका वकील कपिल सिब्बल है। इसलिए छात्र कानून के कठोर प्रावधान के तहत जेल में सिर्फ इसलिए सड़ रहे क्योंकि उन्होंने सरकार और उनकी नीतियों का विरोध करते हुए खड़े होने और गिने जाने का फैसला किया। पत्रकारों और छात्रों पर उन जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक संदिग्ध है। पीड़ितों का शोषण करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अदालत खुली हुई है ना भाई, अदालत काम कर रही है ना। तुम अदालत में जाते तो हो, अपने आजम खानों के लिए, अपने अतीका अहमदों के लिए, मुख्तार अंसारियों के लिए अदालत में जाते हो ना भाई। अपने तर्कों के हिसाब से क्यों नहीं ये बात रखते हो अदालत में? क्यों नहीं अदालतों को कन्विंस कर पाते हो कि ये सब गलत तरीके से जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है? अल्पसंख्यकों और दलितों के सांप्रदायिक रूप से सार्वजनिक अपमान में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें बचाया जाता है। जाहिर तौर पर फर्जी मुठभेड़ों की सराहना की जाती है जब उन क्षेत्रों में मानहानि के मामले दायर किए जाते हैं जहां शिकायतकर्ता को सफलता मिलने की उम्मीद होती है, तो जनप्रतिनिधि सार्वजनिक निकायों में अपनी सदस्यता खो देते हैं। अब यहाँ ये अपने सबसे बड़े पालनहार राहुल गांधी के लिए रोना रो रहे हैं कि राहुल गांधी को अदालत सजा दे दी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे सांसदों विधायकों का सदस्यता गया, इन्होंने कभी भी इस तरीके का तर्क नहीं दिया। अत्यधिक विवादास्पद मामलों में कानून की प्रक्रियाओं और बुनियादी सिद्धांतों को खारिज कर दिया जाता है। सरकार विरोधी आख्यानों का समर्थन करने वाले प्रकाशनों को लंचित किया जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। कुछ मामले में तो कानून और न्याय अपनी राह से भटक गए हैं। यानी कि अत्यधिक विवादास्पद मामलों में कानून की प्रक्रियाओं और बुनियादी सिद्धांतों को खारिज कर दिया जाता है। सरकार विरोधी आख्यानों का समर्थन करने वाले प्रकाशनों को लक्षित किया जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में तो कानून और न्याय अपनी राह से भटक गए हैं। यहां पर इनका पीरा चाइनीज दलाल, जिनको राहतें नहीं दिलवा पाए हैं, न्यूज क्लिक के दलालों के लिए छलक पड़ा है। जो न्यूज क्लिक भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल थी, चीन के पैसों पे भारत में एजेंडा चलाने का काम कर रहा था, उनको यह अदालत से राहत नहीं दिलवा पाए। उनका दर्द यहाँ पे छलक रहा है स्पष्ट तौर पे। साथ ही साथ उन एनजीओ जो हमेशा भारत और भारत के समाज के हिंदू के खिलाफ एजेंडा चलाते थे, उनके खाते फ्रीज कर दिए जाने पे, उनके एफसीआरए कानून रद्द कर दिए जाने पे, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या एक सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट का सदस्य हर्षमंदर का एनजीओ या तीस्ता सीतलवारों के एनजीओ को के खातों को फ्रीज कर दिए जाने का मामला हो, उन सब का दर्द इनके सीने से यहाँ झलक रहा है। कभी भी सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू होने की आलोचना या निंदा नहीं कर सकता। हमने पाया है कि इस तरह के मुकदमे या तो विपक्ष से जुड़े लोकसेवकों के खिलाफ या उन राज्यों में चुनिंदा रूप से चलाए जाते जहां विपक्ष सत्ता में है। अब यहाँ इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी पक्ष और विपक्ष में बांटने का काम कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो भी मोदी विरोधी और मोदी समर्थक है। ये दरअसल ये ऐसे लोगों के लिए कह रहा है जो कांग्रेसी सरकारों के शासनकाल में पैसे देकर ऐसे ऐसे कपिल सिब्बलों और इस तरह के नेताओं का चाटुकारिता करके चरण चाट कर सरकारी नौकरी पाया। किसी लालू यादवों को अपना जमीन देकर, अपना उनको रिश्वत देकर जो सरकारी नौकरी पाया, जो हमेशा ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ, हमेशा देशद्रोहियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है। जब भी इस तरह के भारत विरोधियों पे कार्रवाई होता है तो उनके समर्थन में लेटर लिखते हैं सरकार को। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं इनके लिस्ट में। उन सब के लिए इनका दर्द यहां छलक रहा है कि जो विपक्ष शासित राज्यों का जो कर्मचारी है उनके खिलाफ मुकदमा तेजी से किए जाते हैं, उनके खिलाफ सुनवाई तेजी से होता है। यानी कि अब ये अपने पालतू दलालों और
चाटुकारों को नहीं बचा पा रहे हैं, उनका दर्द इनके सीने से यहाँ झलक रहा है। कोई भी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि 2014 के बाद से शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जब जिस राज्य में भाजपा या उनके सहयोगी दल सत्ता में है वहां लोक सेवकों के खिलाफ उसी तत्परता उत्साह और दृढ़ता के साथ कार्रवाई की गई हो जैसा कि अन्य के खिलाफ कार्रवाई में स्पष्ट है। लोक सेवक यानी कि यह मैं शुरू में ही कह चुका कि 2014 के बाद से कपिल सिब्बल हो, रवीश कुमार हो, प्रशांत भूषण हो या वो तमाम कांग्रेस के पालतू चाटुकार दलाल जो कांग्रेस के पैसों पे सत्ता के संरक्षण में अपना साम्राज्य खड़ा करते थे, अपना पालन पोषण कर रहे थे, उन सबके सब पागल होने लगे हैं। उस सब के सब पागलपंती की असीम आनंद को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। उस सब का यह हाल हो चुका है। अदालत भी इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकती। जिन लोक सेवकों के खिलाफ अतीत में आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है क्योंकि वो अब भाजपा या उनके सहयोगियों द्वारा शासित सरकारों में सार्वजनिक पद पे हैं। जिनके खिलाफ पहले से आरोप है उनके खिलाफ जब तुम्हारी सरकार थी उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की है? क्या कारण था? कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस की सरकार था, छत्तीसगढ़ में 5 साल से कांग्रेस का सरकार था। क्यों नहीं उन अधिकारियों पे या उन लोगों पे कार्रवाई किए जिनके ऊपर पहले से मुकदमे थे या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई शिकायत थी? मुझे यकीन है कि न्यायपालिका जिसका कानूनी समुदाय एक अभिन्न अंग है, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को फलते फूलते और स्वतंत्र रूप से काम करते देखना चाहते हैं। ऐसे मामलों में जहां आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जहां अपराध की प्रकृति जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं है और जहां भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, व्यक्ति वर्षों तक हिरासत में रखे बिना जमानत के हकदार हैं। तो यह सारी बातें को सिर्फ इसलिए कह रहा है कि इनके पालतू दलालों को अदालत से राहत नहीं मिल पाया है। लेकिन जब किसी मनीष कश्यप का मामला आता है, जब किसी असीमानंद का मामला आता है, जब किसी साध्वी प्रज्ञा का मामला आता है, जिनके ऊपर कभी भी कोई दोष साबित नहीं हो पाया, वर्षों तक वो जेल में रहे। इन्हीं कपिल सिब्बल के शासनकाल में जब ये मंत्री हुआ करता था, तमिलनाडु के महामंडलेश्वर, जिसको दिवाली से एक दिन, छोटी दिवाली के दिन सोनिया गांधी ने गिरफ्तार करवाया था, उस महामंडलेश्वर के ऊपर कभी भी आरोप साबित नहीं हुआ। बिना आरोप के वो वर्षों तक जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए। तब इन लोगों का इस तरह ज्ञान नहीं था। लेकिन क्योंकि अब इनका ज्ञान, इसलिए इनका दर्द बाहर आ रहा है कि इनके पालतू दलालों को अदालत से राहत नहीं मिल पा रहा है। अब इनका पहले की तरह सिक्का नहीं चल पा रहा है अदालत में। अब ये निराश हो गए हैं। ये जिस तरीके का खेल करते हुए आ रहे थे, एक तरह से इन सबको लग रहा था कि चाहे सरकार बदल गया हो लेकिन सिस्टम पे जो हमारा कब्जा है वो हमेशा हमारा कब्जा बना रहेगा। इसी बात का इनको निराशा है कि अब इनका वो कब्जा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। इसलिए अब ये अदालत से लेकर अदालत में बैठने वाले न्यायाधीशों को, सरकारों को, जांच एजेंसियों को, पुलिस को, सारी व्यवस्थाओं को एक गाली देंगे, उनको राह दिखा रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं कि ये सब के सब विफल हो गए हैं। भारत में अघोषित आपातकाल लग गया है। दिन रात ये लोग गाली देते हैं, दिन रात प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के परिवार को, उनके माता पिता को खुलेआम गाली देते हैं, मंचों से जान से मारने की धमकियां देते हैं। फिर भी इनको अघोषित आपातकाल दिख रहा है। तो इस बात का जश्न मनाना चाहिए लोगों को कि ऐसे दलालों को इस देश में अब अघोषित आपातकाल दिख रहा है, तो यह अच्छी बात है, इनको दिखना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है ऐसे कपिल सिब्बलों के लिए, ऐसे प्रशांत भूषणों के लिए, ऐसे रवीश कुमारों के लिए जिन्होंने वर्षों तक सरकार के संरक्षण में एक सिस्टम का हिस्सा, अघोषित रूप से एक सिस्टम का हिस्सा बन के काम करते रहे, भारत और भारत के समाज के लिए गड्ढे खोदते रहे, उनको दीमक की तरह चाटते रहे। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है और हो रही है। तो आप लोगों की क्या इस पर राय है? क्या आप लोग खुश हैं या नहीं? आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। हम लोगों की बात हो तो हम लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि ऐसे दलालों की दुर्गति होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।